आज की जो ये कहानी है ये 31 अक्टूबर 2024 की है और समय लगभग शाम के 7 बजे का हो रहा था। सुमन नाम की एक लड़की जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की रहने वाली है, वो अपनी 12वीं की पढ़ाई करने के लिए भोपाल शहर में एडमिशन लेती है। भोपाल शहर के एक ट्यूशन क्लास के लिए वो लड़की डेली शाम में जाती थी, 1-2 घंटे ट्यूशन अटेंड करती थी और फिर लगभग इस भोपाल शहर के एक स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से महज 150 किलोमीटर की दूरी पे रहा करती थी। वो लड़की 31 अक्टूबर को भी अपने ट्यूशन क्लास जाती है। ट्यूशन खत्म करके लगभग शाम 7 बजे निकलती है और जैसे ही वो अपने ट्यूशन क्लास से स्टेशन पे अपने ट्रेन को पकड़ने की तय समय पे पहुंचने की कोशिश करती है, वैसे ही स्टेशन पहुंचने से पहले ही लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे उसे एक लड़का पीछे से आकर उसके पीठ पे मार देता है। जैसे ही उसे एक चाटा लगता है, लड़की थोड़ा घबराती है, वहीं पे रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो लड़का उसका मुंह दबाता है और दूसरे लड़के के साथ मिलकर उसे अपने कब्जे में लेता है और एक सुनसान जगह पर ले जाता है। इस रेलवे स्टेशन पे बच्ची अक्सर ट्रेन पकड़ने जाया करती थी। उस रेलवे स्टेशन का नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये दो लड़के जब उस लड़की को दबोच कर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं तो उसके साथ पहले मार पिटाई करना शुरू करते हैं। उस बच्ची को समझ में नहीं आता है कि ये मार पिटाई उसके साथ क्यों हो रही है। ये दो लड़के जो थे उनमें से एक भी लड़के को वो पहचानती नहीं थी। लड़कों ने लगभग आधे घंटे उसकी खूब पिटाई करी। लड़की बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की, उसने गिड़गिड़ाया, उसने हाथ भी जोड़े और उसने बार बार ये पूछा कि वो दोनों लड़के ऐसा उसके साथ क्यों कर रहे हैं। लड़की बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ से कोई गुजरता नहीं था। इस वजह से किसी को उस लड़की की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अब ये दोनों लड़के धीरे धीरे करके हैवानियत की हदें पार करते जा रहे थे। पहले उन दोनों ने इस लड़की की खूब मार पिटाई की, उसके बाद उसके कपड़े निकाले और फिर बारी बारी से उस लड़की के साथ गंदा काम किया। वो बच्ची समझ भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये सारी ही घटनाएं लगभग उसके साथ 1 घंटे तक बीतती रही। ये दोनों लड़के जब थक गए तो उसके बाद लड़की को छोड़कर कुछ दूर पे बने एक दुकान के पास गए और वहां जाकर थोड़ा सा चाय और बिस्किट लिया और खा पीकर 2 दोस्तों को और फोन लगाकर बुलाया। अब ये टोटल 4 लड़के हो चुके थे। फिर से वो लड़के आराम करने के बाद उसी लड़की के पास आते हैं और फिर से बारी बारी से ये चारों ही उस लड़की के साथ पहले जो गंदा काम कर रहे थे वही काम करते हैं। फिर जब लड़के की पूरी आबरू लूट ली जाती है, ये चारों लड़के जब थक जाते हैं उसके बाद वो वहीं पे बैठ जाते हैं। कुछ देर सुस्ताते हैं, बैठते हैं और फिर से बारी बारी यही घिनौना काम करना शुरू कर देते हैं। अब लगभग 3 से 4 घंटे बीत चुके थे। ये चारों लड़के जब थक जाते हैं तो इनमें से एक लड़का होता है जिसे इस लड़की पे थोड़ी सी दया आ जाती है। ये लड़की जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, जब ये लड़के उस लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे, हैवानियत भरा काम, तब उस लड़की के मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया था जो कि उसी बच्ची का कपड़ा था और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फट भी चुका था क्योंकि वो जब लड़के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे, वो बच्ची अपने बचाव के लिए संभवतः सारे ही काम कर रही थी, लेकिन वो अपनी आबरू बचा नहीं पाती हैं। ये चारों हैवान इस कदर उस पर टूट बरसते हैं। इसके बाद एक जो लड़का था वो सोचता है कि अब इस लड़की को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कपड़े फट चुके थे, लिहाजा इस वजह से उस लड़के को थोड़ी दया आती है। पास के ही एक दुकान से जाकर के वो कुछ कपड़े का इंतज़ाम करता है, इस लड़की को कपड़े दिलाता है और कपड़े पहनने के बाद वो लड़की चुपचाप वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन वो सीधे बच्ची जाती है। इन चारों लड़कियों ने उसे डराया था, धमकाया था, लेकिन फिर भी वो इतनी निडर थी कि वो घर जाने की बजाय, वो अपने माता पिता को फ़ोन लगाने की बजाय सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाती है। नज़दीकी थाना होता है जीआरपी थाना। जीआरपी थाना पे जाकर जो सबसे पहले इंस्पेक्टर उसे मिलते हैं, उस बच्ची के जो बयान होते हैं, उस इंस्पेक्टर ने जब उस बच्चे की हालत घबराई हुई देखी
पूछा क्या हुआ है, फिर उसने बताना जब शुरू किया कि 4 लड़कों ने उसके साथ पिटाई की है, उसकी जो आबरू है उसको जिस तरह से नोचा है, जिस तरह से खरोचा है, वो कितनी ज़्यादा भयानक समय था। वो समय को जब वो धीरे धीरे करके बताती है तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सच मालूम नहीं होती है। उसके बाद सुमन को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर भी रिक्वेस्ट करती है उस थाने के पुलिस से कि मुझे एक फ़ोन कॉल करने दिया जाए, जो कि वो अपने माँ बाप को लगाना चाहती थी, जो कि पीटा उसके पहले से ही पुलिस विभाग में थे और माँ जो थी वो सीआईडी डिपार्टमेंट में थी। ये बच्ची एक पुलिस वाले की बच्ची होती है। फिर इंस्पेक्टर जा कर के अपना फ़ोन देता है और वो लड़की अपने घर फ़ोन लगाती है। सुमन फ़ोन लगाने के बाद अपने माँ बाप को ये सारी घटना के बारे में बताती है। कुछ ही घंटे बीतते हैं और दोनों ही माता पिता सुमन के पास पहुंच जाते हैं। जब सुमन के पास वो पहुंचते हैं, सुमन रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई जब अपने शब्दों को बयां कर रही थी तो माता पिता के आंखों से भी आंसू निकल जाता है। लिहाजा अब माँ बाप के आने के बाद जो पुलिस मुकदमा था वो दर्ज कराने के लिए कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले उसके माँ बाप, क्योंकि रात का समय हो चुका था, आधी रात हो चुकी थी, ये जो जीपीआर पुलिस थाना था वहाँ के इंस्पेक्टर को जब इसके फादर ने लड़की के सुमन के बोला कि एक कंप्लेन दर्ज कर लो, तब उस इंस्पेक्टर ने कहा कि ये जो केस है इस थाने का नहीं है, इसके लिए आपको दूसरे थाने पे जाना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है आप उस थाने पे जा करके इस घटना की सूचना दें। अब लिहाजा सुमन के पिता हबीबगंज थाने पे जाते हैं। वहां से भी पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं वो यही करके इस रिपोर्ट को लिखने से मना कर देते हैं कि ये जो घटना है उनके थाना क्षेत्र का नहीं था। अब यहाँ से उसके पिता एमपी नगर थाने पे जाते हैं और सेम घटने की जब जानकारी वहाँ के पुलिस कर्मियों को दी जाती है तब वो भी यही कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये मुकदमा यहाँ दर्ज नहीं हो सकता। लिहाजा अब रात भर भटकने के बाद सुमन अपने माँ बाप के साथ थक जाती है। सुबह का समय होता है और माता पिता बहुत दुखी तब तक हो चुके थे। इसके बाद उसके पिता को गुस्सा आता है और वो गुस्से में फिर से जीआरपी थाने पे पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं और फिर जब वो धमकी देते हैं कि ये घटना जब वो मीडिया वालों को बताएंगे, जब वो आगे सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, तब इस बात से घबराकर पुलिस स्टाफ इस लड़की की पूरी बयान दर्ज करते हैं। केस एफआईआर बनाई जाती है। इसके बाद लड़की की जो मेडिकल होती है वो कराई जाती है। मेडिकल होने के बाद जब रिपोर्ट आता है तब वहाँ के भी डॉक्टर जो होते हैं इस बात को मेडिकल रिपोर्ट में लिखकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि लड़की की मंजूरी से सब कुछ हुआ है। लिहाजा अब लड़की और लड़की के परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे तैरने लगती है, सारे ही मीडिया कर्मी तक ये बात पहुंचती है और फिर ये मीडिया में सुर्खियां बटोरना शुरू कर देता है। लिहाजा पुलिस की टीम पे और सरकार पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन तक बात पहुंचती है। अब इस बार जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है तो वो सीधे ही जो जितने थाने थे जहां पे चक्कर सुमन और सुमन के माँ बाप ने लगाए थे वहां तक तुरंत ही फोन कॉल की घंटी बजती है और इस पूरी घटना को ठीक तरह से जांच में लेने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद जो 4 आरोपी थे उन्हें पकड़ने की तमाम कोशिशों में सभी जुट जाते हैं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। उन्हें जब कुछ भी सूझ नहीं पड़ता है तब वो बेटी से उस घटना स्थल पर चलने को कहते हैं जहाँ पे उसके साथ बर्बरता हुई थी। अब माँ बाप के साथ जब वो लड़की उस घटना स्थल पे पहुँचती है तब बहुत ही भाग्य से जो ये एक लड़का इस पूरी घटनाक्रम में शामिल था वो दिखाई दे जाता है, कुछ ही दूरी पे खड़ा मिलता है। अब ये जो लड़का था जिसका नाम था गोलू और बिहारी करके भी इसका एक छोटा सा नेम था, जिसको पकड़ा जाता है और इससे अब जब पूछताछ की जाती है, इसे जब पुलिस कस्टडी में लेती है, गिरफ्तार करती है, तब ये बिहारी नाम का लड़का बताता है कि उस दिन इस लड़की के साथ दरिंदगी 4 लड़कों ने मिलकर, इसके बाद राजू उर्फ राजेश और रमेश और तत्काल गोलू को पकड़ा जाता है। 1 नवंबर को तीनों को ही हिरासत में लिया जाता है और चौथा अन्य आरोपी भी जो था
उसे भी पकड़ लिया जाता है। जब इनसे पूछताछ की जाती है, इनसे सख्ती बरती जाती है, तब ये बताते हैं कि ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं और अक्सर शाम को किसी न किसी लड़की को कई बार शिकार बना चुके हैं। इन तीनों की जम के पिटाई होती है, इन पे मुकदमा दायर होता है और चार्जशीट तैयार करके इन्हें तुरंत कोर्ट में पेश किया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। इस केस को मुख्यमंत्री की पैरवी की वजह से इतनी ज़्यादा जल्दी में इसकी जांच की जाती है। अदालत में ये केस चलता है कि 24 दिसंबर 2024 को जो यहाँ के न्यायाधीश थे उनका ऑर्डर पास होता है कि इन चारों लड़कों को तुरंत उम्र कैद की सजा दी जाए। लिहाजा जो अन्य 3 पुलिस थाने थे जहां के पुलिसकर्मियों ने इस बच्चे की मदद नहीं की थी, आनाकानी की थी, मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले स्टाफ ने जो गलती मेडिकल रिपोर्ट बनाते वक्त की थी, इन सभी को तत्कालीन रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ पुलिसकर्मियों की जो वेतन होती है उसे कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब पनिशमेंट तुरंत ही सभी गुनहगारों को मिलती है तो कुछ ना कुछ हमारे समाज में एक सही संदेश सरकार के तरफ से जाता है और ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं ऐसे केस में बहुत जल्दी होने की आम लोग भी अपेक्षा करते हैं। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। एक बच्ची जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी, जो कि अपने करियर को काफ़ी आगे और ऊंची दिशा में ले जाना चाहती थी, कुछ घटिया मानसिकता के लोगों की वजह से जो इसी समाज में घूमते फिरते हैं, जिसे आम लोग, अच्छे सच्चे लोग पहचान नहीं पाते हैं, वो इन गिरी हुई करतूतों को अंजाम देते हैं। लेकिन हमारा और हमारे समाज में रहने वाले लोगों को इस कहानी के माध्यम से एक संदेश जरूर जाता है कि किसी भी बच्ची को किसी भी मुसीबत में जब भी कोई देखे तो उसकी संभवतः सहायता करने की कोशिश जरूर करें। अगर पुलिस वाले सही समय पे उस बच्ची की सहायता करते तो शायद ये केस और जल्दी खुलता और गुनाहगार पुलिस की हिरासत में तुरंत पकड़े जाते। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। मेरा कहानी का सुनाने का मकसद बस इतना होता है कि आप सभी जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने घर वालों का पूरा ध्यान रखें, उन्हें भी सुरक्षित रखें। मेरा नाम पूजा है। अगर ऐसे रियल इंसिडेंट पे बनी हुई स्टोरीज जो होती हैं, क्राइम स्टोरीज जो हमारे समाज में, हमारे समाज के बुरे लोगों की मानसिकता को दर्शाती हैं, अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। तो अगली बार फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।